तो इन्वायरमेंट की इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थिति के मौलिक सिद्धांत। अब ये जो मौलिक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये 10 या 11 मौलिक सिद्धांत हैं। ये मान के चलो कि पूरे इन्वायरमेंट का समरी है। ये 11 या 12 प्रिंसिपल्स आपको एज सच पता होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन सब के ऊपर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना ही होता है। तो आप ये मान के चलो ये एक इंट्रोडक्शन है पूरी इकोलॉजी का, या फिर समरी है। ये सारी चीज़ों में से कुछ कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। सक्सेशन हमने पढ़ लिया, इवोल्यूशन हमें पढ़ना है, देन मॉडिफिकेशन, ये पूरा क्लाइमेट चेंज वगैरह इसमें आया, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हमने यहाँ पढ़ लिया। तो ये 12 जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। एंड जीएस में मेंस में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है, लिस्ट डाउन करो। प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। देखो ये पूछता है बायोजियोकेमिकल साइकिल पे लगातार क्वेश्चंस पूछता है। इस साल जैसे नाइट्रोजन साइकिल पूछा, देन साइक्लिकल एंड नॉन साइक्लिकल एनर्जी फ्लो पर पूछता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ मैटर, इन चीज़ों पर पूछ लेता है। देन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये हमें अलग से डिटेल में पढ़नी होती है। होम्योस्टेसिस के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था एंड यहाँ भी है। देन सक्सेशन हम ऑलरेडी यहाँ डिटेल में पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन, ये सब चीज़ें, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे कहाँ। ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो फ्री प्लेलिस्ट है सिनॉप्सिस साइंस का यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आप जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। बुक मार्क करना चाहो तो काइंडली डू कंसिडर दिस, आपके लिए जल्दी फटाफट मिल जाएगा। कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। ये जो लेक्चर्स हैं, न्यू लेक्चर्स हैं, ये निवेदिता मैम के, इनको आप अगर न्यू लेक्चर्स देख रहे हो तो इग्नोर कर सकते हो। देन इन्वायरमेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी पार्ट है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के बाकी लेक्चर्स आपको यहाँ दिखेंगे, आप यहाँ देख सकते हो सारे लेक्चर्स के लिए। इस प्लेलिस्ट को भी आप अगर नीड हो आप यहाँ से या फिर यहाँ से सेव कर सकते हो। एंड 2020-50-50 सीरीज़ का भी पार्ट है। पेड कोर्सेज़ के लिए आप विजिट करो वेबसाइट, वहाँ पर आपको स्पेशल कोर्सेज में चीज़ें दिखेंगी। जीएस में आप देख सकते हो। देन ऑप्शनल्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एंड ये बताऊँ आपको, देखो ज्योग्राफी ऑप्शनल में डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थिति के सिद्धांत, तो ये आपको पढ़ना है। तो इसको अगर हम रीडिफाइंड सिलेबस में देखें, जहाँ हमने सिलेबस को टॉपिक वाइज ग्रुप किया है, वहाँ पर हमने इसे इन्वायरमेंट में रखा है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी पर डायरेक्टली अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया है। इससे जो क्वेश्चन हैं अभी तक, बेसिकली सक्सेशन का क्वेश्चन आया है एंड ये वेब ऑफ लाइफ के ऊपर है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, जीएस में भी एंड ऑप्शनल में भी, राइट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, इकोसिस्टम। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी को अगर आपको स्टडी करना है, हमेशा आप सिस्टम यानी कि तंत्र पर जाकर कोई स्टडी करोगे। देखो यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है, आप इनफाइनाइट की कभी भी स्टडी नहीं कर सकते। आपको कुछ भी चीज़ स्टडी करनी होती है, एक सिस्टम बना के स्टडी करते हो। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का सिलेबस है, आप कहते हो एवरीथिंग अंडर द सन, ऐसा नहीं है। उसमें से आपने कहा जो एवरीथिंग अंडर द सन है उसको आप एक सिस्टम में लेके आओगे कि मैं ये 8 बुक्स पढ़ूंगा, ये 4 करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ूंगा, ये न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ये आंसर राइटिंग करूंगा। ये आपने ये सिस्टम बना लिया। अब ये सिस्टम आप जितना ज़्यादा स्टेबल रखोगे उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमेशा जब भी आप कोई भी काम करो एक सिस्टम बना के करो। हम कहते हैं ना कि सिस्टम हमारा गड़बड़ हो रहा है, अगर सिस्टम गड़बड़ हो गया तो इश्यूज आएंगे। इकोसिस्टम हम और बाकी यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं डिटेल में। अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो इस लेक्चर में आप देख लेना इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। यहाँ हमने बात की है दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस से लेके एवरीथिंग, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ये जो प्रिंसिपल है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये जो टर्म है बेसिकली जीएस में तो आपको पूरी एनसीईआरटीज़ में सिर्फ एक जगह दिखेगी, बट ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो लॉ है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या है? देखो यूनिफॉर्मिटी होती है प्रोसेस में, नाम से समझ में आ रहा है। बेसिकली क्या कहता है, द सेम प्रोसेस इज एक्टिंग टुडे, सेम प्रोसेस वर एक्टिंग एक्टिव थ्रू आउट द हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री में जो काम आप आज कर रहे हो पूरे इतिहास में वो काम हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल रिवर है, रिवर का क्या काम है? कटिंग, इरोजन करना, डाउन कटिंग करना, ठीक है। तो रिवर जो आज भी एक्टिव है, अगर रिवर इरोजन कर रही है तो सेम प्रोसेस वो हमेशा से करती आई है, यही यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कहलाता है। अगर मैरीन एरिया में अगर आपको दिखेगा कि वेव्स हैं वो आपका इरोजन करती हैं, डिपोजिशन करती हैं, तो वही प्रोसेस आज भी चल रहा है। हाँ, उनकी इंटेंसिटी माइट बी डिफरेंट। ये चीज़ आप जीएस के लिए इतनी याद कर लो बस कि सेम प्रोसेस एक्टिंग टुडे वर एक्टिव थ्रू आउट द हिस्ट्री। एग्जाम्पल्स में आप देख लेना। प्रोसेस क्या है? रिवर प्रोसेस नहीं है, रिवर क्या करती है? इरोजन, ये एक प्रोसेस है। डिपोजिशन एक प्रोसेस है। विंड आपका ट्रांसपोर्टेशन करती है, ये एक प्रोसेस है।
सेम प्रोसेस हमेशा से एक्टिव थे, उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो कोल्ड करने वाले फीचर्स हैं वो ग्लेशियल एज में ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लेशियल एक्टिविटीज़ आज की डेट में उतनी एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल जो है उसे कहा जाता है प्रेजेंट इज की टू पास्ट। अगर आप प्रेजेंट को जान लो किसी के तो आप ये कह दोगे इसका पास्ट कैसा रहा होगा। तो आप अगर आज से 5 साल या 10 साल बाद के प्रेजेंट को बेटर बनाना चाहते हो तो आज जो आज की डेट है वहाँ पर आपको एक अच्छा सिस्टम बना के पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, म्यूचुअली रिएक्टिव है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, निश में पढ़ चुके हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं। अगला पॉइंट, इस पर डिटेल में भी लेक्चर्स आएंगे। कहाँ आएंगे ये लेक्चर्स आएंगे जब हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, देन इसमें ट्रॉफिक लेवल्स की बात करेंगे, फूड चेन की बात करेंगे, फूड वेब्स की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें। बट अभी बस आप ये ध्यान रखो कि जो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं कई सारी पढ़नी है आपको। अगर आपको एग्जांपल पता है कौन कौन सी जियोकेमिकल साइकिल्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। रॉक से रिलेटेड कौन से साइकिल्स हैं अगर आपको पता है तो एक अनदर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अनदर कमेंट में बता सकते हो। तो जो जियोकेमिकल साइकिल है बेसिकली मैटर को सर्कुलेट करती है बायोस्फीयर में। मैटर यहाँ रखा रहा है, ठीक है। यहाँ एक पेड़ है, इस पेड़ से जो एनर्जी है कैसे जाएगी, गाय तक खाएगी, ठीक है। एनिमल अपटेगा भी, रेस्पिरेशन, हीट, तो ये सारी चीज़ें हम जब यहाँ साइकिल पढ़ेंगे, फ्लो पढ़ेंगे एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम वहाँ डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो जियोकेमिकल साइकिल मैटर को सर्कुलेट करती हैं बायोस्फीयर में, ये आपका 4th प्रिंसिपल है। 5th प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है, 2 लॉ है एनर्जी के। पहला लॉ होता है एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो बनती है ना नष्ट होती है। जो एनर्जी सन से आ रही है वो एनर्जी या तो इस पेड़ में पूरी चली जाएगी, अदरवाइज नहीं जा पा रही है तो बाकी लॉस हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो इसके लिए हम अगला प्रिंसिपल देखेंगे कि जो एनर्जी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100% एनर्जी आ रही थी तो इसमें से 2% कहाँ गई या 10% कहाँ गई और बाकी 90% लूज हो गई, तो वो एक अलग फीचर है। बट एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है, मैटर भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और जो E=mc² है वो ये कहता है कि एनर्जी से मैटर बन सकता है एंड मैटर से एनर्जी बन सकती है, दैट इज ओके, ठीक है। एक आप ये चीज़ ध्यान रखोगे। देन दूसरा, जब कोई कार्य होता है, वर्क इज़ डन। फॉर एग्जांपल ये रैबिट ने पेड़ की कुछ घास पत्तियाँ खा ली, इसने कुछ काम किया, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। पेड़ हो सकता है आपको विंड एनर्जी दे, रैबिट हो सकता है आपको कूद फांद करे, अलग टाइप की एनर्जी हो सकती है। काटें आपके जो भी कपड़े हैं उनको काट खाएं या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर घुस के उसका पाइप खा जाएं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 2 लॉ हैं। अब इन 2 लॉ को आप एक कीवर्ड में रखो, यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिकल एनर्जी फ्लो वाया इनपुट ऑफ सोलर रेडिएशन। सन से एक बार एनर्जी आ गई, ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, रिवर्स नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि रैबिट से पेड़ में आ रही है, स्नेक से रैबिट, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से ऐसे चल रही है तो यही डायरेक्शन आपकी चलेगी। यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिकल एनर्जी फ्लो है। जो हमारी ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये साइक्लिकल है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ठीक। अब लॉस ऑफ एनर्जी, हमने बात की कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन जाती कहाँ है, लॉस हो सकता है। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं, लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10%। इस पूरे लॉ को इस फिगर से समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सन से एनर्जी आई, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 जूल एनर्जी है फूड प्रोड्यूसर के पास में। अब ये हिरन है जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर्स इन्हें कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक। इसने ये घास खाई तो 10 जूल एनर्जी अगर इसके पास थी तो 10 जूल आ गई, लेकिन 9 जूल एनर्जी एनवायरनमेंट में लूज हो जाएगी। मतलब सिर्फ 1 जूल एनर्जी ही अगले लेवल के लिए अवेलेबल होगी। तो अगर इस हिरन ने या ये जो 12 सिंघा है इसने अगर 10 जूल एनर्जी घास खा के गेन की थी, तो आगे अगर ये शेर इसको खा जाता है उसको सिर्फ 1 जूल एनर्जी अवेलेबल होगी और इसके लिए जो फूड है उसका भी 10%, बाकी उसका 90% लूज हो जाएगा एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है, इसी को हम कह रहे हैं लिंडमन्स लॉ ऑफ 10%। तो ये लिंडमन सर क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, 1942 में लॉ इन्होंने दिया था, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन आउट ऑफ टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। जो हमें ट्रॉफिक लेवल का पिरामिड बना रहे हैं, अगर यहाँ बेस लेवल पे 100 है तो अगले लेवल पे 10 जूल ही एनर्जी जाएगी, अगले लेवल पे 1, अगले लेवल पे 0.1, अगले लेवल पे 0.001। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए
ऑल्दो इस टॉपिक को हम वापस से आगे पढ़ेंगे जब एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 ट्रॉपिक लेवल या 5-6 ट्रॉपिक लेवल के ऊपर ट्रॉपिक लेवल पॉसिबल है या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। अगर आपको आंसर पता है तो बताओ, एंड अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है, राइट। तो अगेन ये वही फिगर है, इसी को अगर आप इस वे में देखना चाहो तो एग्जाम में आप शेर और हिरन तो बनाते नहीं रहोगे, एग्जाम में ये फिगर बना लेना। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स के पास 1 लाख एनर्जी है, 10%, देन इसका भी 10%, देन इसका 10%, देन इसका 10%। यहाँ पर क्या है, 90% लूज हो रही है एनवायरनमेंट में, 90% लूज होती जा रही है एनवायरनमेंट में। यही लिंडमांस लॉ ऑफ 10% है, या फिर लिंडमांस लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में सीधे पूछ लेता है, मेंस में आप कोट कर सकते हो डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बहुत कुछ हमें पढ़ना होता है, बट फिलहाल के लिए आप ये मानो प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो भी ऑर्गेनिक मैटर को ग्रो करते हैं, एक्स्ट्रा बन गया, प्रोडक्शन कर दिया बेसिकली, वही है। तो जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। अगर आप देखोगे ये आपका इक्वेटर है, ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपको इक्वेटर से पोल की तरफ घटती हुई दिखेगी, कुछ ऐसा फिगर दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये रेड जो डार्क रेड है ये हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल है, यहाँ देखो इक्वेटर की साइड ज़्यादा है इधर, एंड ये जो ब्लूइश कलर होते जा रहे हैं ये शेड आपको यहाँ जाते हुए दिखेंगे, डार्क ब्लू यहाँ है। अब एक ये भी है डेजर्ट वाला, इसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम है, तो एक्सेप्शन है। डेजर्ट में प्रोडक्टिविटी कम होने के और कुछ रीज़न है, लेकिन जो लॉ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे प्रोडक्टिविटी घटेगी। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, ये है कि ये मान के चलो सन इतने से इतने लेवल में चमकता है, ज़्यादातर एनर्जी यहीं देने वाला है। यहाँ तो सन की एनर्जी टिल्ट होके पहुँचने वाली है, ये एंगल वाला आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, यहाँ कोल्ड है। अब जब कोल्ड है तो अगर हम यहीं से समझने की कोशिश करें तो जो ट्रॉपिकल घास थी उसने सपोज 10 जूल एनर्जी ली, अगर 100,000 जूल एनर्जी थी, लेकिन अब ये टिल्ट होके पहुंची 1000 इंटू साइन 30 अगर आप कर लो, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी कम थी। फॉर एग्जांपल ये 1000 के बदले 500 जूल इनिशियली ही अवेलेबल है, तो फिर यहाँ पर तो 5 जूल ही आएगी, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही। तो सारे लॉज भी आप देखोगे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। प्रोडक्टिविटी का हो गया। होम्योस्टेसिस हमने ऑलरेडी बात की थी, इसको थोड़ा फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। होम्योस्टेसिस एक बेसिकली बैलेंस बनाने का मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म काउंटर बैलेंस करता है कोई भी चेंज को और इक्विलिब्रियम लेके आता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से समझो, ठीक है, बॉडी टेम्प आप बैठे हो एंड आपको फीवर हो गया, बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक स्टिमुलस है, ये सेंसर में जाएगा, सेंस करेगा, बॉडी सेंस करेगी, उसको माइंड में भेज देगी, माइंड कंट्रोलर है और कंट्रोलर कुछ इफेक्ट क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल आपको फीवर हुआ, बॉडी ने सेंस किया, तो सेंसर जो नर्व सेल है, ठीक है, वो आपको सेंस करके आगे भेज देंगी कंट्रोल ब्रेन के पास, ठीक है। नर्व सेल से आपने पता चला आपको कि आपको फीवर है, उन्होंने ब्रेन के पास भेज दिया, ब्रेन एक कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है, सेंसर को हम रिसेप्टर भी कहते हैं। ब्रेन एक कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है और ब्रेन का काम है टेम्परेचर रेगुलेट करना बॉडी में। तो ब्रेन क्या करेगा कि स्वेटनिंग होने लगेगी, आपको जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे बॉडी में, या कुछ और प्रोसीजर। अगर ब्रेन से नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर क्या हुआ, कंट्रोलर पीसीएम आप खाओगे या डोलो खाओगे। तो इंटरनल स्टिमुली हो सकता है ब्रेन, या एक्सटर्नल स्टिमुली हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, राइट। अब इसी को आप थोड़ा इस वे में समझ लो, एक बेटर फिगर है, ये बायोलॉजी नहीं, ये ह्यूमन के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, ये एक समझने के लिए इजी फिगर दिया जाता है। कोई भी चेंज आया, स्टिमुलस उसे सेंस किया गया, उसे कंट्रोलर में भेजा, कंट्रोलर इफेक्ट देगा, वापस से ये स्टिमुलस में जाएगा और नेगेटिव फीडबैक लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल आपको फीवर हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, सेंस किया, कम हो गया, अब यहाँ पर वापस से सेंस होगा, ठीक है, दैट इज़ फाइन। नहीं सेंस है, फॉर एग्जांपल ये इतना होना था, यहाँ पर आना था, ये फीवर आपको इतना हो गया, यहाँ तक आया, यहाँ सेंस हुआ, नहीं हुआ, फिर बढ़ रहा है, आपने फिर दवाई खाई, यहाँ हो गया, तो इस वे में आपका ये काम करेगा। तो बस ये वाली फिगर भी आप याद कर सकते हो। होम्योस्टेसिस नॉर्मल मैकेनिज्म है, थोड़ा सा इम्बैलेंस आया, ये कोई भी इस वे में ये इम्बैलेंस आया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है।
इम्बैलेंस आया, चेंज को डिटेक्ट किया सेंसर या रिसेप्टर ने, कंट्रोल सेंटर में गया, इफेक्टर एक्टिव होगा एंड फाइनली आपका इम्बैलेंस जो इस वे में जा रहा था वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इम्बैलेंस करेक्टेड। ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक कम्युनिटी नंबर ऑफ स्टेजेस के थ्रू डेवलप होती है, बेयर एरिया से लेके स्टेबल क्लाइमेक्स तक, इनको हम सेल्स कहते हैं। तो सक्सेशन तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, सक्सेशन क्या है ये पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था, एंड प्राइमरी सक्सेशन भी हमने पढ़ा, सेकेंडरी सक्सेशन भी हमने पढ़ा, दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये लेक्चर अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो सक्सेशन, ये लेक्चर 4 वो लेक्चर देख लेना, वही है सक्सेशन, कुछ ऐसा तो है नहीं कोई बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, बस यहाँ पर आपको एक प्रिंसिपल लिख देना है। तो एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको कहा था कि जितने भी लॉज हैं इन सब के ऊपर एक एक लेक्चर बनता है, टॉपिक है, ये सब पढ़ने हैं आपको, ठीक। सक्सेशन हो गया। अगला टॉपिक है, जो अगला लॉ है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। दो थ्योरीज हैं, एक क्लासिकल थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन की, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी सुनी होगी, डिटेल में हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये थ्योरी कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर ये आपका पेड़ इतने ऊपर घास है तो फिर जिराफ ही सर्वाइव कर पाएंगे, नॉर्मल छोटे मोटे जानवर जिनकी गर्दन छोटी है वो सर्वाइव नहीं करेंगे, या फिर इनकी गर्दन विद टाइम लंबी होती जाएगी, ठीक। ये डार्विन की थ्योरी है। और दूसरा डी व्राइज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज, ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, इवोल्यूशन नहीं होता है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या है, फिश थी, फिश से फिर धीरे धीरे एनिमल अलग अलग टाइप के बने, फिर मंकी आया, मंकी से धीरे धीरे विद टाइम आज का मॉडर्न ह्यूमन बना। डी व्राइज की जो थ्योरी है ये कहते हैं ऐसा नहीं होता है। म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, वो बेसिकली डी व्राइज से आता है। ये कहते हैं स्पॉन्टेनियस चेंज होता है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, एक स्पॉन्टेनियस चेंज हो जाएगा तो अलग इवोल्यूशन हो जाएगा। ये आपने कहाँ सुनी पढ़ी होगी, म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आपने कोविड वायरस के इवोल्यूशन में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ। कोविड टाइप 1 टाइप 2 कितने इवोल्यूशन हुए और अभी तक होते आ रहे हैं। देन ये दो प्रिंसिपल तो सिंपल है रिलेटिवली, इकोसिस्टम मॉडिफाई करता है खुद को, सक्सेशन से क्लाइमेक्स तक जाता है, ठीक है। दूसरा अगर सक्सेशन नहीं हो पाया या सॉरी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म नहीं चला तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, और मैन भी इसे अल्टर कर देता है। और मैन इस लेवल तक अल्टर करता है कि होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जो है वो भी काम करना विद टाइम बंद कर देता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है कि जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, बायोटिक अबायोटिक दो टाइप के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है सेम होते हैं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगेन ये आप पढ़ना चाहो तो इन्वायरमेंट के लेक्चर में पढ़ सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट, फिर हम आएंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, बहुत काम आने वाला है आपके।